हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख है 27 जून, मॉर्निंग समय है मॉर्निंग 5 बजे का। 5 बजे हम क्या करते हैं, करंट अफेयर की क्विज 5 क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन के अंदर हम 5 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद पांचों टॉपिक्स का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2020, 21, 22, 23 सब के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यार यूपीएससी के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सुमित 10 आप जो देख रहे हो दोस्तों, ये मेरा कोड है, आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ अन अकेडमी। जैसे 2 ईयर का अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000 है ना। यू कैन गेट दिस होल कोर्स ओनली एट, कितने रुपए में आप ये परचेज कर सकते हो, यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 57,000। सेम अगर मैं बात करूं तो 1 ईयर का जो कोर्स है इट विल कॉस्ट यू अराउंड, कितने में मिलता है आपको, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000, बट यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली एट 39,000। ठीक है, सो आपको डिस्काउंट मिलेगा। देखो पहली बात तो फायदा क्या है आपको, डिस्काउंट। दूसरा बात क्या है, देखो यार यूपीएससी की तैयारी एक बड़ी तैयारी है ना, आपको बहुत सारे ऊंच नीच बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सो अगर मेरा कोड यूज़ करते हो तो आई विल गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस। तो यहाँ पर दूसरा जो प्रोसेस है दैट, दूसरा जो फायदा है दैट इज़ गाइडेंस। मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा थ्रू आउट द प्रोसेस इन दिस एग्जामिनेशन। सो आप इस एग्जामिनेशन में गाइडेंस के लिए भी आप मेरा कोड फॉलो कर सकते हैं। सो इन दो चीज़ों के लिए आप मेरा कोड फॉलो करेंगे। सो यू हैव टू यूज़ द सुमित 10 कोड। आपको कोड क्या यूज़ करना है दोस्तों, सुमित 10 कोड ही आपको इस्तेमाल करना है, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बात और बता देता हूं मैं, अपना ये जो कोर्स है अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ये मैंने स्टार्ट कर दिया यूपीएससी सीएससी 2020-21 के अंदर में। सो यहाँ हमने स्टार्ट किया हुआ है आपका क्या गाइज, मिशन आईएएस 2020 और मिशन आईएएस 2021। तो ये मैं अभी चल रहा है दोस्तों अपना 20 और 21 का। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहे मेरे को मेल करेंगे, कहाँ पर दोस्तों, sumitrathi3@gmail.com। जिसको भी चाहिए कि इस बार यूपीएससी क्लियर करना है, जो जस्ट आप मेल करो मेरे को sumitrathi3@gmail.com पर। मैं आपको बता दूँ ये मेरा कोड है सुमित 10, ये मेरा कोड है। यू कैन गेट दिस सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग दिस कोड। तो अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का तो चलता ही रहेगा, साथ साथ जब आप इस कोड को के साथ इसको परचेज करोगे तो विल गेट अ फिजिकल ज्योग्राफी कोर्स, आपको इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स भी मिलेगा, इकोलॉजी का कोर्स भी वहाँ पर मिलेगा, सारे कोर्स मिलेंगे। बट याद क्या रखना है आपको दोस्तों, कोड, एंड द कोड इज सुमित 10 है ना। आज का पहला सवाल जो है वो दोस्तों IUCN से और क्या किससे है दोस्तों, आपका साइट से है, दोनों देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्स IUCN एंड कन्वेंशनल और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज योर करेक्ट। यार आपको IUCN के बारे में और दूसरा क्या है दोस्तों आपका साइट्स के बारे में दो चीज़ें दी गई हैं, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट कौन सा है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम इज करेक्ट कौन सा है। ठीक है, पहला IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, कह रहा है IUCN जो है वो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है। एंड साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट, और साइट्स क्या है दोस्तों, वो गवर्नमेंट के बीच में एक गवर्नमेंट के बीच में क्या है, एक एग्रीमेंट है। IUCN run thousands of the field project around the world to better manage natural environment। ये कह रहा है प्राकृतिक वातावरण को बेहतर प्रबंध करने के लिए दुनिया भर में हजारों क्षेत्र की परियोजनाएं चलाता है कौन, IUCN। तीसरी बात कह रहा है दोस्तों, साइट्स इज द लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स दैट हैव जॉइंड इट बट द कन्वेंशन डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ द नेशनल लॉ। ये कह रहा है दोस्तों साइट जो है वो कानूनी रूप से राज्यों पर बाध्यकारी तो है, परंतु इसमें शामिल होने पर यह आप पर बाध्य होगा, लेकिन ये कन्वेंशन ने राष्ट्रीय कानून की जगह अभी नहीं ली है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों इसके अंदर। सो अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन नहीं है दोस्तों IUCN जो है ना, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है दोस्तों। सो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। बाकी सेकंड और थर्ड बिल्कुल एकदम क्या आपका सही है। सो सही सवाल होगा बी, सेकंड एंड थर्ड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। IUCN जो है एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, स्वैच्छिक संगठन है दोस्तों, नॉट एन एजेंसी, ना तो ये एजेंसी है और ना ही कोई यूनिफाइड नेशंस है, एजेंसी नहीं है UN के अंडर में। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसको फाउंड कब किया गया था, 1948 में। वर्ल्ड फर्स्ट एवर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का पहला वैश्विक पर्यावरण संगठन के रूप में इसका स्थापित किया गया था। टुडे इज द लार्जेस्ट प्रोफेशनल ग्लोबल कंजर्वेशन नेटवर्क, आज ये सबसे बड़ा दुनिया का पेशेवर वैश्विक संरक्षण नेटवर्क है। अच्छा, इसके बाद में साइट्स की बात करूं, साइट्स के द्वारा क्या किया जाता है, जो आपका ट्रेड्स होता है वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ का, उनको रेगुलेट किया जाता है। इसमें 3 अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 के अंदर वो 3% स्पीसीज़ होते हैं जिनको हम मतलब जिनका ट्रेड जो है वो बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में परमिटेड है, मतलब बहुत ही आप उनको व्यापार में नहीं रख सकते। ट्रेड अपेंडिक्स 2 में क्या है, इनका ट्रेड है बट दे आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड ट्रेड है, 97% ऑफ ऑल द स्पीसीज। और अपेंडिक्स 3 में क्या है, रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस
इन कंट्रोलिंग द ट्रेड ऑफ दीज स्पीसीज प्रोटेक्टेड इन द स्पेसिफाइड कंट्रीज। ठीक है, ये 3 अपेंडिक्स भी होती हैं। IUCN जो एक लीडिंग अथॉरिटी है दोस्तों एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, एक इसके अंदर लगभग मोर देन 1200 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से 200 सरकारी हैं और 900 जो हैं वो गैर सरकारी संगठन भी इसमें शामिल हैं। ये एक न्यूट्रल फोरम है फॉर द गवर्नमेंट, NGO, साइंटिस्ट, बिजनेस, लोकल कम्युनिटीज़ टू फाइंड द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंटल चैलेंज। सरकार, गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिकों, व्यापार और स्थानीय समुदायों के लिए एक तटस्थ मंच है संरक्षण, जहाँ पर विकास और चुनौतियों को व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए एक ये मंच है। CITES was drafted as a result of a resolution adopted in 1963 at a meeting of the member of International Union for Conservation of Network IUCN. स्टेट कंट्रीज एडहर्स वॉलंटरली टू द एग्रीमेंट, है ना। इसके अंदर अगर हम बात करें 1943 के अंदर इसको बनाया गया था। साइट वॉज ड्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1963। एक मीटिंग हुई थी IUCN की, तो वहाँ पर ये साइट्स जो थी बनी थी। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है पार्टीज़ के ऊपर, बट मैंने बताया जैसा कि ये कन्वेंशन जो है अगर आप इसके मेंबर हैं तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स अ लीगली बाइंडिंग, ये लीगली बाइंडिंग है, बट हाँ इसने यार कोई कानून का रूप अभी तक नहीं लिया है। अगला सवाल है दोस्तों डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मॉर्निंग के अंदर एक दिन पढ़ाया था कि जो आपका एक्जॉटिक मकाओ है उनकी स्मगलिंग हो रही थी फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, तो वो DRI जो है उसने वो जो स्मगलिंग थी उसको पकड़ा है, तो उसी के बारे में हमने बात की है। सो DRI डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इज एन अपेक्स एंटी स्मगलिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया वर्किंग अंडर दी CBIC, मतलब ये एक एंटी स्मगलिंग एजेंसी है जो अपने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के अंडर में काम करती है, पहली बात। दूसरा, इट इज़ टास्क विद डिटेक्टिंग एंड कर्बिंग स्मगलिंग ऑफ कॉन्ट्राबैंड इंक्लूडिंग ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड इलिसिट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एज वेल एज कॉम्बेटिंग द कमर्शियल फ्रॉड रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इवेजन ऑफ द कस्टम ड्यूटी। ये नशीले पदार्थों की तस्करी और वन्य जीव के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित वाणिज्य धोखाधड़ी और सीमा शुल्क की चोरी से निपटने सहित व्यापार और सामाजिक वाणिज्य धोखाधड़ी और सीमा शुल्क की चोरी से निपटने सहित आपका कॉन्ट्राबैंड तस्करी का पता लगाने पर अंकुश लगाने के लिए सौंपा जाता है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल सही। अभी मैंने बताया ना रिसेंटली अभी DRI ने आपका एक वाइल्ड लाइफ ब्यूरो के साथ में मिलकर अभी एक जो मकाओ है उसके जो स्मगलिंग हो रही थी उसको पकड़ा है दोस्तों, है ना। तो DRI जो है एक एंटी स्मगलिंग एजेंसी है जो नशीले पदार्थों और इन सब चीज़ों का वाइल्ड लाइफ ट्रेड का इनका क्या करती है, इनकी स्मगलिंग को ध्यान में रखती है। सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। अब ये भी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंस, मैंने बताया आप स्मगल्ड फ्रॉम डिफरेंट वैरायटी ऑफ मकाओ, ठीक है, तोते जो होते हैं उनको, उनकी बात कर रहे हैं हम। दीज एक्सॉटिक्स आर हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज, बहुत हाईली एंडेंजर्ड बर्ड्स हैं, इनको इंडो बांग्लादेश बॉर्डर से स्मगल किया जा रहा था। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने और DRI ने मिलकर इनको कोलकाता एयरपोर्ट पे दबोचा है दोस्तों। DRI जो है एक अपेक्स एंटी स्मगलिंग बॉडी है जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। इसको टास्क ये दिया, इट इज टास्क विद डिटेक्टिंग एंड कर्बिंग द स्मगलिंग ऑफ द कॉन्ट्राबैंड इंक्लूडिंग द ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इलिसिट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल सेंसिटिव आइटम्स एज वेल एज कॉम्बेटिंग कमर्शियल फ्रॉड्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इवेजन ऑफ द कस्टम ड्यूटीज। मकाओ जो है दे आर लॉन्ग टेल्ड ऑफन कलरफुल न्यू वर्ल्ड पैरेट। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों आर्म्स ट्रेड एंड ट्रीटी रोबस्ट स्टैंडर्ड फॉर द रिस्पॉन्सिबल ट्रांसफर। अभी चलो इसको पहले पढ़ते हैं फिर बताता हूँ आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्म्स ट्रेड एंड ट्रीटी ATT शस्त्र व्यापार संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्म्स ट्रेड एंड ट्रीटी इज लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू एस्टैब्लिश अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स। शस्त्र व्यापार संधि पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक सामान्य मानक स्थापित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है, पहली बात। दूसरा, इट डज नॉट इम्पैक्ट आर स्टेट डोमेस्टिक गन कंट्रोल लॉज और दी अदर फायर आर्म ऑनरशिप पॉलिसीज। ये राज्य की घरेलू बंदूक नियंत्रण कानूनों या अन्य बंदूक स्वामित्व नीतियों को प्रभावित नहीं करता है। It place restriction on the type of quantities of the arms that may be bought and sold and possessed by the state। ये हथियारों के प्रकारों या मात्राओं पर प्रतिबंध लगाता है जिन्हें राज्य के द्वारा खरीदा या बेचा जा सकता है। तो ऐसी तो कोई है ही नहीं जिससे यार राज्य पर आप प्रतिबंध लगा सको, है ना, वो नहीं है। हाँ, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो बिल्कुल ही क्या है दोस्तों आपका करेक्ट है। अभी चाइना के अंदर एक डिबेट चल रहा है। चाइना जो है,
चाइना स्टॉप लेजिस्लेटिव बॉडी जो है ना, उन्होंने यूएन स्पॉन्सर्ड आर्म ट्रेड ट्रीटी जो है उसके पक्ष के अंदर उसको साइन करने की अभी बात की है। आर्म ट्रेड ट्रीटी क्या है? दिस इज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट एवर नेगोशिएटेड इन द यूनाइटेड नेशन टू एस्टैब्लिश कॉमन स्टैंडर्ड फॉर द इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन। यार ये पहली ऐसी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जिसके द्वारा यूएन के अंडर में इसको नेगोशिएट किया जा रहा है, जिसके द्वारा जो अभी कन्वेंशनल वेपन्स है ना उनके लिए कॉमन प्रोटोकॉल होगी, कॉमन स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे। It regulates the international trade in the conventional arm from the small arms to the battle tanks, combat aircraft and warship। देखो छोटे हथियारों से लेकर जो युद्ध के टैंक है ना, लड़ाकू विमान, युद्धपोतों, सारे पारंपरिक हथियारों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ये नियंत्रित करती है। It does not place any restriction on the type and quantities of the arms that may be bought, sold or possessed by the state। या हथियारों के प्रकारों या मात्राओं पर प्रतिबद्ध नहीं लगाती है जिन्हें राज्य के द्वारा खरीदा बेचा, ऐसा नहीं है। इट डज़ नॉट इम्पैक्ट द स्टेट डोमेस्टिक गन्स कंट्रोल। और देखो किसी भी राज्य के जो आपके डोमेस्टिक घरेलू आपके बंदूक नियंत्रण कानून है उन पे ऊपर भी इसका कोई भी प्रभाव नहीं आता है। अगली मैं बात करता हूं दोस्तों, आपका नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। निम्नलिखित के बारे में आप कुछ बताएंगे मुझे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। A legislator who abstained from voting against the wish of the party's whip on the issues can also lose the membership of the house। देखो यार ये सिंपल एक बात बोल रहा है, पार्टी की ना एक विप होती है, मान लो बीजेपी की पार्टी है ना, या कांग्रेस की पार्टी है। विप का मतलब एक ऑर्डर जारी होता है, ये लोग कहते हैं कि किसी मुद्दे पर अगर आज वोटिंग होनी है तो कहते हैं विप जारी करते हैं कि तुम सबको ऐसे हाँ में ना वोट करनी है ना में। लेकिन अगर कोई लेजिस्लेटर, कोई भी विधायक जो है उनके खिलाफ जाता है, अगेंस्ट जाता है, कोई भी लेजिस्लेटर जो है उसके खिलाफ जाता है तो उसको अपनी पार्टी की मेंबरशिप से हाथ धोना पड़ सकता है। लेजिस्लेटर में चेंज देयर पार्टी विदाउट द रिस्क ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, ऐसा नहीं है, उसको रिस्क तो रहता है डिस्क्वालिफिकेशन का, ये गलत हो गया। द लॉ अप्लाइज टू द बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज, दोनों पर लॉ लागू होता है। इस लॉ का नाम क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या नाम होता है दोस्तों? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। सो सही स्टेटमेंट क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका सही जवाब होगा। अब ये भी देखो मणिपुर के अंदर में आपका एक मणिपुर गवर्नमेंट का क्राइसिस चल रहा है जिसके अंदर इधर की उधर, उधर की इधर हो रही है। सो रिसेंटली मणिपुर स्पीकर डायरेक्ट डिसीजंस टू डिस्क्वालीफाई कांग्रेस एमएलए एंड टीएमसी एमएलए ahead of the राज्यसभा इलेक्शन लास्ट वीक has raised the questions once again to the speaker power and the disqualification under the constitution। हाल ही में यार मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले के पीछे पिछले हफ्ते राज्यसभा चुनाव से पहले टीएमसी विधायक ने संविधान के तहत अयोग्य घोषित करने के लिए अध्यक्ष की शक्तियों पर एक बार फिर से सवालिया चिन्ह उठा दिए हैं। ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। 10वें शेड्यूल के अंदर संविधान की जो 10वीं अनुसूची है ना उसके अंदर ये दिया गया है। ठीक है, ये क्या कहता है? इलेक्टेड मेंबर जो है, इट कैन बी मेंबर ऑफ एन हाउस शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर इफ दे विन द इलेक्शन और एज अ कैंडिडेट फ्रॉम वन पार्टी एंड ज्वाइन द अदर। भाई मतलब आपने एक सीट पे जीते हो और दूसरी सीट पे आपने एक सीट पे जीते हो और आपने एक पार्टी मतलब कांग्रेस की टिकट लेके जीते हो और आपने जीतने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो सकती है। सीधी स्पष्ट बात ये है। द पावर फॉर दिस डिस्क्वालिफिकेशन इज वेस्टेड इन द स्पीकर। और इसकी सारी जो पावर है ना वो स्पीकर के अंडर आती है ना। द पावर इसकी जो होती है दैट वेस्टेड इन द स्पीकर्स हु इज यूजुअली नॉमिनीज ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। कोई भी लेजिस्लेटर अगर पार्टी की विप को डिफाई करता है तो अपनी मेंबरशिप से हाथ धो सकता है, सीधी सी बात है। अगर किसी पूरी पार्टी को दूसरी पार्टी में मर्ज करना है तो उसके लिए 2/3 लेजिस्लेटर की अनुमति होनी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मर्ज हो जाएगी। अगला सवाल है दोस्तों बायोगैस का। बायोगैस से संबंधित क्या है दोस्तों? अभी तमिलनाडु के अंदर ना एक बायोगैस जो है, एक आपका बायोगैस प्लांट जो है वो स्थापित करने की बात हुई है तमिलनाडु के अंदर, और तमिलनाडु के बहुत सारे अलग अलग जगहों पर। उसी के बारे में संबंधित सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोगैस। इट इज जनरेटेड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय एन एरोबिक बैक्टीरिया। एक बात तो बता दूं, पहले तो एरोबिक नहीं होगा, इट मस्ट बी एन एनएरोबिक बैक्टीरिया। इट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो इतनी सारी बातें होगी। पहली बात तो एरोबिक नहीं होगा, ठीक है, एनारोबिक होगा। ठीक है, एरोबिक तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी ये बात सही है, इसके अंदर मीथेन और कार्बन मेन होती है और बाकी ट्रेस अमाउंट में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। तो सेकंड जो है इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी रिसेंटली कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सीबीजी और सीबीजी फ्यूल स्टेशन और इनॉग्रेटेड इन द तमिलनाडु में हाल ही में ये आपका कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है और सीबीजी फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। बायोगैस जो एक नेचुरली अकरिंग गैस है दैट इज जनरेटेड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय एनारोबिक बैक्टीरिया।
बायोगैस प्राकृतिक रूप से होने वाली गैस है जो एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के टूटने से उत्पन्न होती है, ऐसे कुछ बनती है आपका। इट इज़ यूज्ड इन द एनर्जी प्रोडक्शन, इसको ऊर्जा उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस जो है ना इस प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। इट अकर्स नेचुरली इन द कंपोस्ट हीप्स, जो गोबर लगा होता है ना, गाँव में देखा उन्हें गोबर पड़ा होता है, वो कंपोस्ट हीप होता है, उसके अंदर नेचुरली पाई जाती है। स्वैम्प गैस एज ए रिजल्ट ऑफ एंट्रिक फर्मेंटेशन इन द कैटल एंड द अदर रूमिनेंट्स, तो बहुतों में जगह पाई जाती है। बायोगैस कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक डाइजेशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल वेस्ट और कलेक्टेड फ्रॉम द लैंडफिल्स। इट इज़ बर्न, इसको जलाया जाता है, हीट इससे प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। सो इससे हीट भी प्रोड्यूस की जाती है, इसको जलाया भी जाता है। दोस्तों आज एक बात मैं बता दूं, आज अपनी क्लास होने वाली है, आज अपनी क्लास होगी 7 से लेकर 8 बजे, ठीक है। उसके बाद हम 8 से लेकर 9 बजे एक सेशन करने वाले हैं और 9 से लेकर 10 बजे तक। सो हमारी आज 3 स्पेशल क्लास होगी। वी आर गोइंग टू कंडक्ट 3 स्पेशल क्लास हमारी होगी। कहाँ पर होगी दोस्तों? हम ये तीनों की तीनों स्पेशल क्लास आज लेंगे अनअकैडमी ऐप के ऊपर। अलग अलग क्लास होगी, मैं बताऊंगा। अनअकैडमी ऐप के ऊपर अपनी 3 स्पेशल क्लास है। सो याद रखना दोस्तों, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे 3 अपनी स्पेशल क्लास वहाँ पर होने वाली है। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है दोस्तों, ये फेसबुक पेज है, फेसबुक अकाउंट है, आप फॉलो कीजिए। जिन बच्चों का यार मिशन आईएएस जुड़ना है, मिशन आईएएस में जुड़ना है, मेरे साथ तैयारी करनी है, तो मिशन आईएएस 2020 और मिशन आईएएस 2021 के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं मुझे sumitrathi3@gmail.com या sumit.kumar@wifistudy.com। ये मेरी आईडी है, HTTP, ये टेलीग्राम आईडी है t.me sumitrathi UPSC। आप यार इसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसको फॉलो करने से क्या होगा, जब आप इसको फॉलो करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सारी टाइम पे जाएगी और करंट अफेयर की PDFs भी यहीं पे मैं शेयर करूँगा। जो बच्चा अनअकैडमी मेरे साथ जुड़ना चाहता है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो। आप इंस्टॉल करेंगे अनअकैडमी ऐप, आप उसके बाद चूज़ करेंगे चूज़ योर गोल UPSC CSE। उसके बाद आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन के बाद में 12 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है ना, 24 महीने वाला, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, है ना। 64,000 रुपये मिलेंगे, 64,000 रुपये का मिलेगा आपको ये, बट आप मेरे कोड का यूज़ करके इसको 57,000 में ले सकते हैं। दूसरा आपका कितने में है? दूसरा जो है आपका 44,000। यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 39,000। बट मैं जैसा बोल रहा हूँ आपको यार ये डिस्काउंट के लिए नहीं, आपको मेरे गाइडेंस के लिए मुझे ज्वाइन करना है। कोड यूज़ करो जब आपको गाइडेंस चाहिए, जब आप ये कोड यूज़ करोगे तभी आपका डेटा मेरे पास आएगा एंड आई विल एबल टू गाइड यू। ओके, सो दोस्तों Sumit10 कोड को आपको यूज़ करना है एंड आप पेमेंट प्रोसीड करनी है आपको। सो आप मेरे से जुड़ जाएंगे। जैसे ही आप मेरे से जुड़ते हैं, कोर्स सब्सक्राइब कर लेते हैं, यू हैव टू मेल मी एट sumitrathi3@gmail.com। यहाँ पर मुझे मेल कर देना है, ठीक है। चलिए, ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।